हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज के विषय को लेकर आए हैं वह है हमारा चोलकालीन प्रशासनिक एवं स्थानीय स्वशासन। ये हमारा स्थानीय शासन या चोल काल की जो प्रशासन है ये भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि ऐसी जो व्यवस्था है यही व्यवस्था को लेकर देखते हैं आज आधुनिक काल की जो है देखने को मिलती है। इसीलिए जो है वीडियो के अंत तक जो है आप लोग बने रहें और देखें कि जो है दक्षिण भारत के इतिहास में जो है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। वही स्थानीय स्वशासन और ये प्रशासन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था के अंतर्गत जो है क्या व्यवस्था थी, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो है दक्षिण भारत के इतिहास में जितने भी महान चोल सम्राट हुए थे वो अपनी सामरिक और विस्तारवादी नीति के जितने भी उपलब्धियां हुई थी उसके लिए ये नहीं बल्कि जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो है सुप्रसिद्ध माने जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आधार तैयार करके एक व्यवस्था बनाई थी। हम यहाँ देखते हैं कि प्राचीन भारतीय राजवंशों के समय में भी देखते हैं वो शासन जो राजवंश की जो भारतीय जो शासन व्यवस्था थी उसका स्वरूप और आधार क्या था, शासन प्रबंध और राजतंत्रात्मक ही थी। लेकिन राजा का हम इस समय देखते हैं वही आधार को लेकर देखते हैं राजा के अधिकारों और उनके आचरण उनकी शान शौकत में पहले से बहुत ही जो है आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि चोल शासकों ने जो है बहुत ही अधिक से अधिक यानी देखते हैं सम्मानजनक जो उपाधियां भी लेना शुरू कर दिया था। और जैसे चक्रवर्ती गल है, सम्राट, त्रिलोक सम्राट, ये सब विभिन्न प्रकार की इत्यादि जो है ये उपाधियां लेना शुरू किया था। मंदिरों में देखते हैं कि सम्राट की प्रतिमा रखने की जो प्रचलन शुरू हो चुकी थी और पूजा करने की भी प्रचलन शुरू हुआ था, क्योंकि जब राजा की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो है प्रतिमा स्थापित की जाती थी। तो इस तरह से देखते हैं एक उदाहरण जैसे सुंदर चोल जो प्रांतक द्वितीय कहा जाता है और राजेंद्र चोल की जो प्रतिमा है इस तरह से जो है प्रतिमाएं स्थापित की गई थी इस समय चोल काल में। चोल काल की जो व्यवस्था जो थी वो चोल राजतंत्र में जो है चोल सम्राट का पद जो है बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद मानी जाती थी। उसकी महान योद्धा और सफल विजेता और साम्राज्य संगठन की बहुत ही अपूर्व क्षमता होती थी। यहाँ हम देखते हैं कि ज्येष्ठता के आधार पर भी जो है साथ साथ श्रेष्ठता भी होना अनिवार्य मानी जाती थी इस काल में। यहाँ पर उसी को आधार बना करके जो है वह राजा का पद जो है राजपद दिया जाता था। युवराज का जो होते थे राजकुमार उन लोगों को चयन कर उसे प्रशासनिक और सैन्य प्रशासनिक जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे से पहले देखते हैं कि सैन्य प्रशासन। वीडियो के अंत में स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले चोलकालीन प्रशासन जो केंद्रीय स्तर पर होती है वो व्यवस्था देखेंगे। तो 3 सर्वोच्च प्रशासन, सैन्य प्रशासन और न्याय प्रशासन और भू राजस्व प्रशासन, मुख्यतः 3 रूप से देखते हैं कि इसकी प्रशासन क्या थी। तो शासन का स्वरूप क्या था, याद रखेंगे शासन का स्वरूप जो है राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था। यहाँ ज्येष्ठता के आधार पर भी जो है उत्तराधिकारी बनाई जाती थी, लेकिन श्रेष्ठता होनी चाहिए, ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए उसका। यहाँ हम देखते हैं राजा का मुख्य कर्तव्य क्या क्या होनी चाहिए। राजा के पद सबसे पहले साम्राज्य की सुरक्षा, यानी सबसे पहले साम्राज्य की सुरक्षा और वह साम्राज्य की जो है विस्तार करना, ये इसका पहला कर्तव्य था। दूसरा था साम्राज्य का संगठन करना, यानी पूरे साम्राज्य को संगठन करके और उसका प्रशासन व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुदृढ़ सुव्यवस्थित रूप से चलाना, ये उसका राजा का कर्तव्य हुआ करता था। राजा और राजकुमार क्या करते थे, अपने जितने भी महत्वपूर्ण जो अभियान हुआ करते थे, जैसे सामरिक अभियान का नेतृत्व तो राजा और उसके युवराज जो होते थे वो करते थे। तो राजा सम्मानित देवता तुल्य माने जाते थे। राजा को बहुत ही सम्मानजनक एवं देवता के रूप में माने जाते थे। और उसके देखते हैं कि मंदिरों में जो है राजाओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी और उसके जन्मदिन पर हो या वर्षगांठ पर हो राज्याभिषेक हो तो उसके वर्ष में जो है उसकी वर्षगांठ जो है बहुत ही धूमधाम से जो है मनाई जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी थी। अब हम देखते हैं कि चोल काल में जो है जो व्यवस्था जो थी वह अधिकारियों के जो थे वह नाम है मुख्य सचिव, ओले नायकम कहा जाता था। राजा के आदेशों का कार्यान्वयन करने वाले जो होते थे वह कौन था, ओलई कुट्टम। उसी तरह विभागीय जो अधीक्षक होते थे कनकानी कहा जाता था। आदेशों का कच्चा
जो जितना मसविदा जो तैयार करता था उसे ओले या पटोले कहा जाता था, और उस मसविदा को जांच करने के लिए ओले नायगम कहा जाता था। इसी तरह इस काल में देखते हैं, इस समय उच्च वर्ग की जो अधिकारी हुआ होते थे उसको क्या बोलते हैं, पेरुंदम। निम्न वर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था, सेरुंदम। तो इस तरह से हुआ करता था। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो है तीन व्यवस्था जो थी, सैन्य व्यवस्था और सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और भू राजस्व प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं कि सेना का जो है प्रमुख रूप से तीन अंग हुआ करता था, जैसे पदाती सेना, घुड़सवार सेना, हस्ती सेना और नौसेना। नौसेना का भी जिक्र जो है मिला है, तीन मुख्य रूप से हुआ करते थे, लेकिन नौसेना भी जो है थी। तो पदाती सेना का जो विभाग होते थे उसको जो है, जो धनुर्धर होते थे उसे वीरिगर कहा जाते थे, और जो भाला चलाने वाले होते थे वह सेगुंदर कहलाते थे। इसी तरह घुड़सवार सेना का जो विभाग होता था कुडी रेच वेगर कहा जाता था। उसी तरह हस्ती सेना के विभाग को कंजी मलर कहा जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि सैन्य प्रशासन के अंतर्गत जो है, यानी संपूर्ण सैन्य व्यवस्था क्या था, रेजिमेंटों में विभाजित किया गया था या बांटा गया था। तो रेजिमेंट याद रखेंगे कि चोल काल में सबसे पहली बार जो है रेजिमेंट शब्द आया। इतिहास में सर्वप्रथम रेजिमेंट प्रणाली की जानकारी हमें इसी चोलकालीन में जो है मिलती है। और सेना का जो निवास स्थान, जो छावनी हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता था, कड़गम बोला जाता था। तो से हम यहाँ देखते हैं कि सेना की जो थी वेतन की जगह जो है भूमि दी जाती थी, लेकिन वह दी जाती थी विजय के बाद ही दान दिया जाता था। तो बहादुरी के लिए सेनाओं को क्या कहता था, यानी बहादुरी के लिए सेनाओं को जो है सैनिकों को उपाधि दिया जाता था और पदोन्नति यानी प्रमोशन भी मिलती थी। और जब युद्ध नहीं हुआ करता था, यानी शांति के समय जब हुआ करता था, तो उस समय जो है सेना से जो है साधारण यानी नागरिक का कोई भी कार्य रूप से लिया जाता था, उनसे भी काम। सैनिकों को जो है मंदिरों की रक्षा के लिए भी तैनात किया जाता था। प्रकृति या विपदा के समय जो है सैनिकों को तैनात या राहत कार्य के लिए जो है तैनात किया जाता था। यहाँ देखते हैं कि जो है राजराज जो हमारे चोलकालीन शासक जो राजराज तृतीय थे, उनकी सेना ने जो है चिंगलपट मंदिरों का निर्माण करवाया था। यानी सैनिकों ने जो है मंदिरों पर बहुत जो है ध्यान दिया गया था। इस समय बहादुर सैनिकों की जो है मूर्तियां भी बनाई जाती थी, और यह मूर्तियां देखते हैं कि मंदिर के प्रवेश द्वारों पर ही जो है यह मूर्तियां स्थापित की जाती थी। यहाँ एक और देखते हैं कि समाज में देखते बहादुर सैनिक जितने भी थे, बहुत बड़ा उपलब्धि, ये बहुत बड़ा यह हम देखते हैं कि समाज में बहादुर सैनिकों की बहुत प्रतिष्ठा मानी जाती थी। क्योंकि विजय के उपलक्ष्य में हम देखते हैं राजा क्या करते थे, राजा सैनिकों को उपहार दिया करते थे, साथ साथ जो है मंदिर या ब्राह्मणों को जो है दान किया करते थे, साथ साथ जो है अधिकारियों को जो है खाने का दावत दिया करते थे। तो सैनिक दृष्टि से देखते चोल काल में कि सैनिक का महत्व जो है बहुत ही अधिक था। तो हम यहाँ देखते हैं कि सेना को जो कर मुक्त भूमि जो है वेतन की में दी जाती थी, यानी जो कर मुक्त जो भूमि होती थी उसी वेतन के रूप में जो है दी जाती थी भूमि को। सेनापति कोई भी हो सकता था, लेकिन अधिकांशतः क्या थे, ब्राह्मण ही जो है सेनापति हुआ करते थे। सैन्य टुकड़ी के प्रधान को जो है वेलेकर कहा जाता था। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला नायक, और सेना के प्रधान को अरेयन, और राजा का जो सबसे विश्वसनीय अंगरक्षक जो हुआ करता था वह उसे कहा जाता था अलेकार। तो इस तरह से हम देखें। अगला हम देखते हैं न्याय प्रशासन के बारे में, क्योंकि न्याय प्रशासन केंद्रीय स्तर पर होती थी और स्थानीय स्तर पर दो तरह से जो है इसकी न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। तो इस समय देखते हैं केंद्र में जो राजा जो है न्याय के जो बहुत ही विशेषज्ञ हुआ करती थी, और वही जो है जो विभागीय प्रमुखों द्वारा संचालन होती थी। उसके अधीन में जितने भी सारे विभाग हुआ करते थे उन विभागों के द्वारा संचालन जो है की जाती थी न्याय के रूप में। और यहाँ हम देखते हैं कि राजा स्वयं जो है अपने जो है न्याय के लिए न्याय में जो है भाग लेते थे। और इस तरह से दंड व्यवस्था क्या थी, उदार ही थी। बेविचार या धोखेबाजी या चोरी करना ये गंभीर अपराध माना जाता था इस समय। और यहाँ हम देखते हैं केंद्रीय न्यायालय, यानी एक दो तरह से देखते हैं न्यायालय हुआ करते थे। एक राजा के जो है अधीन में हुआ करते थे,
तो राजा स्वयं उसमें भाग लेते थे, न्याय करते थे। एक थे हमारा राजकीय न्यायालय, जो नियमित रूप से जो है ग्राम पंचायत या निचले जो स्थानीय न्यायालय का कार्य हुआ करती थी। तो इस तरह से दो तरह से जो है न्यायालय हुआ, केंद्रीय न्यायालय यानी और एक राजकीय न्यायालय। तो इस तरह से जो है आज के हम परिदृश्य में देखेंगे, जिसका जो है आकलन, उसका तुलना अगर हम करें तो आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो है यानी केंद्रीय न्यायालय और राजकीय न्यायालय के रूप में आज उसका तुलनात्मक रूप से हम समझने के लिए जो है ये उदाहरण है। तो ये न्याय प्रमाण और न्याय क्या था, प्रमाण और गवाह के आधार पर जो है आधारित था। न्याय जब भी होता था वह गवाह और प्रमाण, क्योंकि आज का परिदृश्य भी वैसा ही है, गवाह और प्रमाण के आधार पर ही जो है न्याय होती है। तो अगर न्याय अगर ना मिलती थी, अगर उस समय अगर कोई साक्ष्य अभाव हो जाए तो अग्नि परीक्षा ली जाती थी। एक थी अग्नि परीक्षा ली जाती थी, और जब किसी को अगर मृत्यु दंड की देना हो तो हाथी के पैरों तले जो है उसे कुचलवा दिया जाता था। तो इस तरह अगला हम देखते हैं राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था क्या था, यानी भू राजस्व व्यवस्था सबसे प्रमुख इसका जो है एक आय का साधन हुआ करता था, जिसको एक इसके अलावा वाणिज्य कर, शिल्प कर और इत्यादि बहुत सारे कर था। लेकिन भू राजस्व कर जो है यही प्रमुख रूप से जो है आय का प्रमुख साधन था इस चोल काल में। तो चोल राजाओं ने जो है केंद्रीय और विभाग की स्थापना की थी। चोल काल क्या थे, केंद्रीय राजस्व विभाग की स्थापना की। राजस्व वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, विधयाधिकारी जो है कहा जाता, जो राजस्व वसूलते थे। उसी तरह राजा प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम जो राजा थे वो अपने शासन काल में जो है बहुत बड़ा उपलब्धि किया था। उन लोगों ने जो है भू राजस्व जो है को निश्चित करने के लिए, यानी भूमि का टैक्स को निश्चित करने के लिए इन्होंने क्या किया, संपूर्ण चोल साम्राज्य को जो है भूमि की पैमाइश की, भूमि की नाप करवाई। क्योंकि नाप जो है इसके पहले नहीं थी, लेकिन इस समय जो है अपना भूमि की जो है पैमाइश करवाई थी। इसी का आधार देखते हैं कि हमारे भारत के इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो पैमाइश की गई है। अलाउद्दीन खिलजी जब सल्तनत काल आते तो उस समय की गई थी। तो और भी इत्यादि जो है अकबर के समय में भी हुई थी। तो इस तरह से हुआ करती थी। और ये हम जो टैक्स जो लिया जाता था, नगद भी होती थी और उधार भी होती थी, दोनों रूप में जो ली जाती थी। तो इसके अलावा जो है व्यापार और लूटमार से भी आय बढ़ाते थे। यानी व्यापार के साथ साथ क्या करते हैं, उससे जो आय होती थी साथ साथ लूट मार जो होती थी जो है उससे भी जो है आय जो है राजकोष में जमा होती थी। इस तरह से आयम राजस्व कर को हम लोग जो है या आयम कहा जाता था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कंटेंट मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ या जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है मिलान चिन्ह या एक नंबर का जो क्वेश्चन है ऐसे भी पूछे जाते हैं। या अगर पूछे कि चोल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो चोल काल का जो इसी को जो है सीरियल में जो है आप लिख करके उसी को एक एक लाइन जो है उसको जोड़ के बहुत ही जो है बेहतरीन नोट्स बनेंगे। इसलिए ऐसा ही करेंगे आप लोग। तो आयम यानी राजस्व कर, कटमई यानी सुपारी कर, कढ़ीरे यानी व्यापारी प्रतिष्ठानों पर जो टैक्स लगती थी, मगनमे यानी व्यवसायिक कर होती थी। तो इस तरह से हुआ करती थी। हम यहाँ देखते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो होते थे उसके प्रमुख को जो है ओली नायक कहा जाता था। और ओली नायक क्या करते थे, सचिव और कर्मचारियों के माध्यम से जो है शासन का कार्य करते थे। अधिकारियों को नगद वेतन नहीं बल्कि सामान्य रूप से जमीन ही वेतन के रूप में दी जाती थी। यही थी उस समय। लेकिन एक और हम देखते हैं कि इस समय चोलकालीन जो प्रशासनिक विभाजन जो हुआ था वह साम्राज्य या राष्ट्र, साम्राज्य को क्या बोलते हैं, राष्ट्र, मंडलम यानी प्रांत जो सूबे होते थे वही मंडलम हो गया, वलनाडु यानी कई जिलों को मिलाकर, जैसे आज हम लोग परिदृश्य में देखते हैं कमिश्नरी देखते हैं, परमंडल जिसको कह सकते हैं आज उदाहरण के लिए। तो कई जिलों को जो नाडु को जो है जिला कहा जाता था। कुर्रम यानी कई गांवों को मिलाकर जो है कहा जाता था। और उर्व है गांव यानी सबसे छोटी इकाई गांव था। इसके बाद हम जो है चर्चा करेंगे या स्थानीय स्वशासन के बारे में, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोल प्रशासनिक व्यवस्था के देखते हैं स्थानीय स्वशासन। आज हम देखते हैं इस समय स्थानीय स्वशासन
क्योंकि इसकी आधारशिला किसने रखा था, यानी पल्लव वंशों ने रखी थी, लेकिन उसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का जो है चोलों ने किया था। और इसकी सबसे बड़ी एक प्रमुख जो है चोल शासन प्रणाली की एक मुख्य एक विशेषता के रूप में हम देखते हैं एक सशक्त और विकसित स्थानीय स्वशासन। ये विकसित और स्थानीय स्वशासन जो था, यही सबसे बड़ी विशेषता चोल काल की थी। यह हम देखते हैं 8वीं और 9वीं सदी के जो है प्रारंभ में ही जो है ग्राम संस्थाओं को जो व्यवस्थित जो है एक इतिहास शुरू होता है। और इस स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत देखते हैं गांव जो है अपने विकास की योजना स्वयं बनाते थे और विकास की जो ढांचा है या विकास की जो तरीका है वो स्वयं तय करते थे। कार्यक्रम की जो कार्यान्वयन की जो व्यवस्था जो थी वह करते थे। साथ साथ हम देखते हैं कि कार्यान्वयन की जो के लिए जो है आवश्यक बहुत सारे ऐसे आर्थिक स्रोत का भी प्रबंध करते थे। राज्य की ओर से एक समिति का जो है एक बनती थी जो अनुदान प्राप्त होता था। तो इस तरह से जो है चोलकालीन जो है स्थानीय स्वशासन हुआ करता था। तो चोलकालीन जो है राज्य की स्थानीय स्वशासन को 3 गारंटी देता था। जो चोल काल की जो केंद्रीय प्रशासन था वह क्या देता था, प्रशासनिक अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी हमारा चोल काल का जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें स्थानीय स्वशासन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। सामंतों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इस स्थानीय स्वशासन में। और गांव अपने द्वारा निर्वाचित व्यक्ति से ही शासित होगा, यानी गांव के जितने जो व्यक्ति है गांव के अधीन वही व्यक्ति जो है इसका सदस्य हो सकता है, वही उसका शासन करेगा। तो ये 3 तरह के जो है गारंटी देता है। स्थानीय स्वशासन की जो बैठक में जो है प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित होते जरूर थे, लेकिन सहभागिता यानी प्रशासन में नहीं होते थे। यहाँ हम देखते हैं कि चोलों की स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय स्वशासन जो है 3 तरह से हुआ करते थे। देखते एक साधारण गांव जिसको ऊर कहा जाता था, और दूसरा जो था दान दिए गए गांव जो ब्राह्मणों को दिए गए उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, और तीसरा जो था व्यापारियों का गांव जो कारू ग्राम कहा जाता था। यानी हम देखते हैं कि ऊर की सभा यानी संस्था को उरार कहते थे। जो गांव की जो सभा होती थी या संस्था होती थी उसे हम जो है उरार कहते थे। उरार की कार्यकारी समितियां हुआ करती थी। वह समिति में देखते हैं उरार की समिति को वरियम कहा जाता था, और सदस्य इसमें कितने होते थे, 30 सदस्य हुआ करते थे, और इसका चयन मतदान द्वारा सदस्यों के द्वारा किया जाता था। तो दूसरा हम देखते हैं कि जो चतुर्वेदी मंगलम है, एक ब्राह्मण के गांव में जो संस्था होती थी उसे जो है सभा कहा जाता है, एक ब्राह्मण के गांव में। लेकिन ब्राह्मण सभा में गांव में जो सभा होती थी सो महासभा कहलाती थी। उसी तरह कारू ग्राम में जो ग्राम की जो संस्था है उन्हें निगम कहा जाता था। तो जिस तरह से हम बताएं कि प्रयास की चयन जो है मतदान द्वारा सदस्यों के द्वारा किया जाता था, तो इसमें शर्तें हुआ करता था। ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो शर्तें थी वह कौन कौन सी थी। उम्र जो है 30 से लेकर 70 वर्ष हो, क्या है, जिसकी उम्र 30 से 70 वर्ष हो वही उसकी सदस्य बन सकता था। और दूसरा हम देखते हैं गांव में कम से कम जो 1.5 एकड़ जमीन हो तभी वह सदस्य बन सकता था। अपने जमीन पर बना मकान हो, ऐसा नहीं कि जो है वह भाड़े पर हो, ऐसा नहीं, अपना मकान हो अपनी जमीन पर। उम्मीदवार को वैदिक मंत्रों का जो जानकार हो, यानी वैदिक मंत्रों का पूरी जानकारी होनी चाहिए आवश्यक हो, तभी वह सदस्य बन सकता है। लेकिन एक और देखते हैं कि सदस्यों की शर्तें, किस तरह से सदस्य को जो है निष्कासित किया जाता है या सदस्य नहीं बन सकता है। यानी चौथी बार लगातार निर्वाचित नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति हो जो चौथी बार जो स्थानीय स्वशासन में जो सहभागिता या शासन में जो सहभागिता है वह चौथी बार निर्वाचित नहीं हो सकता है। चोरी करने वाला या व्यभिचारिक का जो आरोप उस पर जो हो उसे असदस्यता कर दे दी जाती है, उसे सदस्य नहीं बनाई जाती है। पिछले बार वरियम की सदस्यों के सदस्य हिसाब, अगर पिछले बार जो है का सदस्य हो तो अगर वह सदस्य अगर हिसाब अपना क्लियर नहीं किया हो तो उसे सदस्य नहीं किया बन सकता है। गबन का आरोप, यानी गबन का आरोप भी नहीं होनी चाहिए किसी चीज का। किसी भी सदस्य को निर्वाचित चुनाव नहीं हो सकता, यानी निर्विवाद, किसी भी सदस्य को निर्विवाद जो है यानी उसके चुनाव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से देखते हैं सदस्यों की शर्तें में। इसमें 6 समितियां 6 सदस्यों वाली जो है 5 समितियां हुआ करती थी।
यानी 6 सदस्य और वे 5 समितियां हुआ करती थी। सामान्य प्रबंध समिति जिसको वंश वरियम कहते हैं, उपवन समिति जिसको तोटा वरियन कहते हैं, जलाशय समिति यानी वरियन कहते हैं, स्वर्ण व्यापार समिति पन वरियन, कार्यकारी समिति वालु वंगम। ये इस तरह से 6 सदस्यों वाली जो है 5 समितियां हुआ करती थी। इसमें इसका कार्य था, प्रशासनिक कार्य क्या था कि कृषि भूमि का विस्तार करने का अधिकार, यानी कृषि भूमि जो था उसको विस्तार करने का अधिकार था। अपने विभाग का विकास जो है क्रम बनाना है, उसको विभाजन करना है और उसे क्रियान्वित करना है, ये सब कार्य करना है। तीसरा था राजस्व वसूली में केंद्रीय अधिकारी को मदद करना, यानी राजस्व वसूली जब हो रहा हो तो केंद्रीय जो अधिकारी जो होते हैं उसकी मदद करना, ये अपना प्रशासनिक कार्य था। आर्थिक कर हम देखते हैं, इसमें प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत जो है अपने तरफ से कर लगा सकती थी, उसे सम्राट की अनुमति मिल जाती थी। अगर कर चुकता अगर नहीं कर पा रहे हो व्यक्ति, तो वह व्यक्ति नीलाम की जा सकती है, यानी उसकी नीलामी की जा सकती है। और न्यायिक कर में हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर सभी विवादों का निपटारा करना होता था इसे, और दंड एवं जुर्माना लगाने का अधिकार था। और न्यायिक समिति को क्या कहा जाता था? न्यायतर कहा जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है चोलकालीन जो है प्रशासन व्यवस्था में जो स्थानीय स्वशासन है, यही हमारा स्थानीय स्वशासन था। और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।